नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस बुक में पॉलिटी का सेक्शन पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को राजनीतिक दल के पहले के जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुका हूं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राजनीतिक दल और उसके आगे के टॉपिक को पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, जो राजनीतिक दल का पहला क्वेश्चन है इसमें यह है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय कौन थे? वे थे मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल थर्ड, जिसे थर्ड इंटरनेशनल भी कहा जाता है, की स्थापना 1919 में व्लादिमीर लेनिन द्वारा की गई थी। मानवेंद्र नाथ राय लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। अगला जो है, काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की? किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? वे था बहुजन समाज पार्टी। अगला है, बहुजन समाज पार्टी यानी जिसे बसपा कहते हैं, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना वर्ष 1984 में दलित समुदाय के एक सदस्य कांशीराम ने की थी। यह पार्टी मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे समाज के उत्पीड़ित वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी है। वर्तमान में बसपा की अध्यक्ष सुश्री मायावती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक पहचाना जाता है, किससे पहचाना जाता है? वो है हाथी। क्या है? हाथी। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह आम या विधानसभाओं में से किसी भी 4 राज्यों में वैध मतों का हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों के 4 लोकसभा सीटों पे जीत हासिल करता है। तो कितने परसेंट हिस्सा प्राप्त करता है? तो वह 6% हिस्सा प्राप्त करेगा अगर, तो वह राजनीतिक दल को माना जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल में मान्यता दी जाएगी जब वह आम या विधानसभा चुनाव में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का 6% हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभाओं सीटों पे जीत हासिल करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य? तो कितना परसेंट इसमें हो जाएगा? इसमें 2%। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो भारत के किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है, या 4 अथवा अधिक राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में वैध मतों का 6% मत पाना और लोकसभा में 4 सीटें हासिल करना अनिवार्य है, या उस दल को 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। अगला है, भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता के लिए एक सीमा होती है जो वैध मतों के कम से कम प्रतिशत राज्य में विधानसभा के पिछले आम चुनाव में प्राप्त हुआ है। तो कितना? 6%। अगला है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों और उसके स्थापना का मिलान करना आपको। तो इसमें देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, भारतीय जनता पार्टी 1980 में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में, और तृणमूल कांग्रेस जो है 1998 में। अतः इस अनुसार ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? वो हैं लाल डेंगा। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल डेंगा थे। मिजो नेशनल फ्रंट एक मिजो राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य मिजोरम में सक्रिय है। इसका चुनाव चिन्ह टाइगर है। इसके वर्तमान अध्यक्ष है जोरामथंगा। कौन है? जोरामथंगा है। अगला है इसमें
निम्नलिखित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? तो किसका है? तो वह है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 10 जून 1999 में हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह नीले रंग की रेखीय घड़ी है, जिसमें 10:10 का समय दर्शाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अध्यक्ष शरद पवार हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती हैं और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष जो है वह है ममता बनर्जी। भारतीय राज्य के निम्न में से कौन राजनीतिक दल का नेतृत्व विजय सरदेसाई करते हैं? विजय सरदेसाई कौन से पार्टी का नेतृत्व करते हैं? वह है गोवा फॉरवर्ड पार्टी। गोवा फॉरवर्ड पार्टी गोवा की एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका नेतृत्व विजय सरदेसाई कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह है वो मक्के और हसिया। क्या है? मक्के और हसिया। कम्युनिस्ट पार्टी एक साम्यवादी दल है जिसकी स्थापना एम.एन. राय ने 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है मक्के की बाली जो है तथा हसिया है। कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह बाली और हसिया के रूप में है? तो कौन सा हो जाएगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। अगला है अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार शिरोमणि अकाली दल पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? वो किस राज्य की है? तो वह पंजाब राज्य की है। शिरोमणि अकाली दल पंजाब राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। सुखबीर सिंह बादल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। विश्व में सिखों की राजनीतिक आवाज़ देना इस दल का प्रमुख लक्ष्य है। तराजू इसका चुनाव चिन्ह है। अकाली दल का गठन वर्ष 1920 में हुआ था। सरदार सरमुख सिंह चुब्बल एकीकृत अकाली दल के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मार्क्सवादी नेता हैं? तो कौन से वे हैं सीताराम येचुरी। अगला देखते हैं इसमें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी भारत का एक साम्यवादी दल है। इस दल की स्थापना 1964 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से टूटकर हुई थी। इसकी स्थापना एम.एन. राय ने की थी। चुनाव आयोग द्वारा इसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस पार्टी के नेता सीताराम येचुरी हैं। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? किस राज्य की? वह है महाराष्ट्र राज्य की। शिवसेना जो है महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसके संस्थापक बाबा बाला साहब ठाकरे हैं। इस दल का प्रतीक जो है बाघ है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान है। इस दल का जो प्रतीक है वह बाघ है और शिवसेना का चुनाव चिन्ह जो है वह तीर कमान है। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी लेफ्ट विंग राजनीति का पुरजोर समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि का काम करने का अधिकार और वैश्वीकरण, पूंजीवाद और निजीकरण जैसे 9 उदारवादी नीतियों का जोरदार विरोध? ये कौन सा पार्टी है? तो यह है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी पार्टी कहते हैं इसको। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी पार्टी वामपंथ राजनीति का पुरजोर समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि काम करने का अधिकार तथा वैश्वीकरण, पूंजीवाद, निजीकरण जैसे 9 उदारवादी नीतियों का जोरदार विरोध किया जाता है। अगला है, एन.टी. रामा राव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब की? तो कब किए थे? वे थे 29 मार्च 1982 को किए थे। तो एन.टी. रामा राव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 29 मार्च 1982 को आंध्र प्रदेश में की थी। यह एक लोकप्रिय अभिनेता भी थे। अगला क्वेश्चन है, कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं? किस राजनीतिक दल के नेता हैं? वे हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति के। किस दल के? तो तेलंगाना राष्ट्र समिति के। कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता हैं। तेलंगाना नामक एक अलग राज्य की मांग को लेकर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के प्रथम और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला, निम्नलिखित स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी का संबंधित है? किस दल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वामपंथी। क्या हो जाएगा? वामपंथी। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों।
तो वामपंथी राजनीतिक उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें आर्थिक बराबरी लाना चाहते हैं। राजनीतिक स्पेक्ट्रम वामपंथी दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इससे दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं? किस राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करते हैं? ये करते हैं तेलुगु देशम पार्टी की। आगे देख लेते हैं, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 29 मार्च 1982 को भारत के आंध्र प्रदेश प्रांत के एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता एन टी रामाराव इस पार्टी के संस्थापक थे, जबकि आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। अहोम गण परिषद के संस्थापक प्रफुल्ल कुमार महंत हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? तो किस राज्य की राजनीतिक पार्टी हुआ है? आंध्र प्रदेश की। किस राज्य की? आंध्र प्रदेश की। कौन सी राजनीतिक पार्टी तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई थी, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया? तो कौन सा पार्टी? तो था प्रजा राज्यम पार्टी आंध्र प्रदेश का एक राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने 26 अगस्त 2008 में की थी। 6 फरवरी 2011 को आधिकारिक रूप से इस दल का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी थी, कौन थी? वो थी जनता पार्टी। कौन थी? जनता पार्टी। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल 1975 से 77 के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया। जनता पार्टी ने 1977 से 1980 तक भारत सरकार का नेतृत्व किया। इस पार्टी के गठबंधन से प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे। आंतरिक मतभेदों के कारण सन 1980 में जनता पार्टी टूट गई। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? तो कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में? वो है तृणमूल कांग्रेस है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे AITMC की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 में की थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जोहरा घासफूल है। कौन सा चुनाव चिन्ह है? जोहरा घासफूल है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस ने कुल 22 सीटों पे जीत दर्ज की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? तो कौन से राष्ट्रीय दल का नेतृत्व करती हैं? वो दल है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। CF थॉमस ने भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल कांग्रेस का नेतृत्व इन्होंने किया है। केरल में एक राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन 1979 में केरल कांग्रेस से अलग होने के बाद हुआ। इसके नेता और अध्यक्ष एम मणि हैं। इसके कार्यकारी अध्यक्ष PJ जोसेफ हैं और इसके उपाध्यक्ष CF थॉमस हैं। अगला है, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? वह है उड़ीसा की। बीजू जनता दल भारतीय राज्य उड़ीसा का एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है जिसका नेतृत्व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक करते थे, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इसका स्थापना 26 दिसंबर 1997 को हुआ था। अगला है, भारतीय राजनीतिक गठबंधन NDA का पूर्ण रूप क्या है? तो NDA का जो पूर्ण रूप है वह है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। भारतीय राजनीतिक गठबंधन का पूर्ण रूप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। इस समय इसके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा है। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ई मधुसूदन निम्नलिखित में से कौन से राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं? तो कौन से? तो वह है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ई मधुसूदन भारतीय राज्य तमिलनाडु के एक राजनेता हैं। वर्तमान में 2010 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र
कड़गम राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं। इनकी स्थापना 1972 ईस्वी में पूर्व अभिनेता और राजनीतिज्ञ एम.सी. रामचंद्रन ने की थी। अगला जो है इसमें निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो वह है जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी की। इसमें देख लेते हैं तो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के अब तक के सबसे युवा और जम्मू कश्मीर के 11वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला भारतीय राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करते हैं। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। अगला, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया? किस वर्ष में? 2012 में। आम आदमी पार्टी जिसे आप का गठन 26 नवंबर 2012 को जंतर मंतर दिल्ली में किया गया था। इस पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू है। इसके वर्तमान अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की? किसने किया था? तो ये थे सी.एन. अन्नादुरई। इनके बारे में देख लेते हैं। तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसे द्रमुक कहते हैं, भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु तथा पुडुचेरी राज्य में सक्रिय है। इसका गठन जस्टिस पार्टी और द्रविड़ कड़गम से मतभेद के कारण हुआ था। इस पार्टी की स्थापना सी.एन. अन्नादुरई ने लोकतांत्रिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से किया है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन है। कौन है? एम.के. स्टालिन है। यदि किसी राजनीतिक दल को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो जो राजनीतिक पार्टी के रूप में हो, उसे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाएगा। कब जाना जाएगा? जब वो चार राज्यों में भी अपना विस्तार कर सके। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यदि किसी राजनीतिक दल को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव या उस राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो या राजनीतिक दल को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिली हो, तो उसे एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में चुनाव द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। अगला जो है, राजनीतिक नेता नवीन पटनायक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो वह है उड़ीसा। नवीन पटनायक भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। पटनायक बीजू जनता दल बीजद से संबंधित है। पटनायक लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के बीजू जनता दल के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र हैं। राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से हैं? किस राज्य से हैं? तो वह बिहार से। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को भारत के बिहार राज्य में हुआ था। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। यह जनता दल के नेताओं में से प्रमुख हैं। अगला आपका टॉपिक है वो है राष्ट्रीय प्रतीक। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया है? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय राज्य चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ सत्य की सदैव विजय होती है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका बरगद है। इसी तरह से देख लेते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसके अलावा और देख लेते हैं इसमें। तो राष्ट्रगान जो है आपका जनगण मन अधिनायक है। राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो किया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ये 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो यह है पिंगाली वेंकैया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। उन्होंने मूल रूप से 2 लाल और 1 हरी पट्टी का सुझाव दिया था, जो हिंदू और मुस्लिम
एकता का प्रतीक है। तिरंगे की श्वेत पट्टी और चक्र का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। उन्होंने यह सुझाव बाकी सभी सदस्यों के मध्य शांति के प्रतीक के रूप में सुझाया था। चक्र भारतीय समृद्धि के प्रतीक के रूप में सुझाया गया था। अगला है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वह था पिंगली वेंकैया के द्वारा। पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? किस राज्य की है? तो वह है महाराष्ट्र की। इसके बारे में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की जो है राजकीय पशु है विशालकाय गिलहरी है। हरियाणा का ब्लैक बक या काला हिरण जिसे कहते हैं। हिमाचल प्रदेश का हिम तेंदुआ, हिमाचल प्रदेश का हिम तेंदुआ। गोवा का गौर, गोवा का गौर। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पक्षी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है वो है उड पिजन। कौन सा है? उड पिजन। इसके बारे में आगे देख लेते हैं। अंडमान निकोबार और द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। स्थापना वर्ष 1956 है। उच्च न्यायालय कलकत्ता हाई कोर्ट है। क्षेत्रफल है 8,249 है। राजकीय पशु जो है अंडमान उड पिजन है। राष्ट्रीय पशु जो है समुद्री गाय या डून गोंग कहते हैं इसको। राष्ट्रीय पुष्प जो है अंडमान पडाक है। क्या है? अंडमान पडाक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड प्रभावित हुआ था? कब हुआ था? प्रभावी हुआ था? ये हुआ था 2002 में। भारतीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज को फहराने का प्रयोग करने के बारे में दिए गए निर्देश है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन करने का अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों का मूल कर्तव्य है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है। अब क्या है? कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। क्या है? कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होना चाहिए जब वो एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? तो क्या होनी चाहिए? तो वह दाएं छोर पे होनी चाहिए। सबसे दाएं छोर पे होनी चाहिए। इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है। इसके अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति सदैव दाएं छोर पे होनी चाहिए जब तक वह एक सीधी रेखा में है अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। इसके अलावा इस ध्वज संहिता के अनुसार भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से कटा हुआ और हाथ से बनाए गए ऊनी, सूती, सिल्क, खादी कपड़े से बना होगा। हाथ से कटा हुआ और हाथ से बनाए गए ऊनी, सूती, सिल्क, खादी कपड़े से बना होगा। झंडे का आकार आयताकार होगा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 होगा। अगला है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो 3:2 होना चाहिए। कितना? 3:2 होना चाहिए। इसके बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो किस राज्य ने? तो राज्य है मध्य प्रदेश। अगला इसमें, मध्य प्रदेश राज्य ने 2013 में मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। हरियाणा का राज्य खेल जो है कुश्ती है। उत्तराखंड का फुटबॉल है। उत्तर प्रदेश का हॉकी है। उत्तर प्रदेश का क्या है? हॉकी है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो अशोक चक्र आपका वह धर्म के नियत का चक्र है। धर्म के नियत का चक्र है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया। अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। अशोक चक्र धर्म एवं निष्ठा का प्रतीक है। धर्म और निष्ठा का प्रतीक है। कमल राज्य फूल है किसका? तो किस राज्य का हो जाएगा? वह कर्नाटक राज्य का भी कमल क्या हो जाएगा? राज्य फूल है। तो कमल का भारत के कर्नाटक, हरियाणा, जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय फूल है। झारखंड का राज्य फूल क्या है? तो झारखंड का जो राज्य की फूल है वह है प्लास। क्या है? प्लास है। झारखंड का राजकीय पुष्प प्लास है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल भी प्लास ही है, जिसे ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। जिसे ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। बुरंश का फूल का राज्य फूल है। किस राज्य का फूल है बुरंश? तो यह है आपका नागालैंड का। बुरंश का फूल नागालैंड का राजकीय फूल है। जबकि त्रिपुरा का नागकेसर है। त्रिपुरा का नागकेसर, तेलंगाना का तलवार या कसोद एवं सिक्किम का नोबल आर्किड है। सिक्किम का नोबल आर्किड है। आंध्र प्रदेश का राज्य
पशु कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का जो राज्य पशु वो है काला हिरण। कौन सा है? काला हिरण। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु काला हिरण है। काला हिरण कृष्णमृगा बहुसिंघा की इकलौती जीवित प्रजाति है। यह भारत के अलावा पाकिस्तान और नेपाल में पाई जाती हैं। भारत में 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत काले हिरण के शिकार पर प्रतिबंध है। अगला जो इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? कौन सा जीव है? तो वह है गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। गंगा नदी की डॉल्फिन मछली जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसके बारे में देख लेते हैं आगे। तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ स्थित अशोक द्वारा स्थापित सिंह स्तंभ। राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, जिसमें केसरिया सफेद और हरा रंग है। अगला जो है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जो है आपका जनगण मन है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय कैलेंडर जो होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर से संबद्ध करते हैं। राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। राष्ट्रीय मोर जो है, राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, जिसका साइंटिफिक नाम है पावो क्रिस्टेसस है। पावो क्रिस्टेसस है। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, जिसका साइंटिफिक नेम पैंथरा टाइग्रिस है। लिनेयस है। अगला जो है राष्ट्रीय जो फल है वो है आम है, जिसका साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है, जिसका साइंटिफिक नाम फाइकस है बेंगालिसिस है। फाइकस बेंगालिसिस है। राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है, जिसको मान्यता दी गई थी 4 नवंबर 2008 ईस्वी को। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन, जिसका नाम साइंटिफिक नाम है प्लाटिनिस्टा गैंगेटिका। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित है? सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूपी है। तो कौन सा सम्राट था? वह था अशोक था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। सिंह स्तंभ के आधार पर मुंडको उपनिषद से लिया गया सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया था। यह संस्कृत स्वतंत्रता की लड़ाई में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसे सर्वप्रथम पहली बार वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जबकि भारत का जो राष्ट्रगान है विश्व कवि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रगान के गायक की अवधि जो है वह होती है 52 सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है फील्ड हॉकी को माना जाता है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो वह हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान के गायन की अवधि जो है 52 सेकेंड है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य जो है वो है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया तथा जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला जो टॉपिक हुआ है प्रमुख आयोग और संवैधानिक संस्थाएं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग के तीन सदस्य जो थे उसमें थे न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। इस आयोग ने 1955 अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अगला है अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वे हैं एन के सिंह हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्त आयोग के गठन की परिकल्पना की गई। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन के सिंह हैं। इनका कार्यकाल 2021 से 26 तक है। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। निम्नलिखित में से भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? वो है केंद्रीय सूचना आयोग।
केंद्रीय सूचना आयोग जो है वह संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अलावा जो है आपका भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारतीय चुनाव आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है। आगे देख लेते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार यह संवैधानिक निकाय नहीं है। इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त और एक सूचना आयुक्त होते हैं जिसकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती है। इस सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति की एक समिति की सिफारिश पे की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पे की जाती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या का जांच करने के लिए गैर पक्षी सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति की नियुक्ति की गई थी? कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? ये थी आपका संप्रू समिति। कौन सी समिति? संप्रू समिति। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद सांप्रदायिक समस्याओं की जांच करने के लिए तेज बहादुर संप्रू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसमें 3 सदस्य थे। समिति की रिपोर्ट 1945 में प्रकाशित हुई जिसमें भारत के संवैधानिक भविष्य के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत चर्चा की गई थी। रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग की खारिज कर दिया गया तथा रिपोर्ट में संविधान बनाने वाली संस्था का सुझाव दिया गया जो भारत के लिए एक नए संविधान की रूपरेखा तैयार करेगी जिसमें मुस्लिम और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व समान होगा। अगला क्वेश्चन है, धर आयोग और जेवीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो वह था भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता को देखना। धर आयोग और जेवीपी समिति के गठन का उद्देश्य भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहारिकता को देखना है। 1948 में गठित जेवीपी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी जेवीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया। बाद में रामल्लू ने 56 दिन के आमरण अनशन के कारण मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। अगला है, जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया। इस आयोग का प्रमुख कौन है? तो इस आयोग का जो प्रमुख है वो थे येरोल्ला श्रीनिवास। इसके बारे में देखते हैं। तो जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया। इस आयोग के जो चेयरमैन हैं येरोल्ला श्रीनिवास को बनाया गया था। इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? तो कर सुधारों से जो संबंधित है वो है राजा चेलैया समिति। राजा चेलैया समिति का संबंध कर सुधार से है और चेलैया समिति 2 का गठन काला धन की समाप्ति से किया गया था। अगला जो है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? वह प्रधानमंत्री होता है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति अन्य देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों के विस्तार, कार्य क्षेत्र संचालन मामलों को एक समन्वित एवं समकालिक ढंग से विकसित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है जिसका गठन 3 मई 2005 को किया गया था। इस समिति का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, 1983 में भारत के केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए आयोग नियुक्त किया गया था। कौन सा आयोग नियुक्त हुआ था? सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग है? सरकारिया आयोग। केंद्र सरकार द्वारा 9 जून 1983 में केंद्र तथा राज्यों के बीच आर्थिक, सामाजिक और कार्य क्षेत्र के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय श्री बी शिवरमन और डॉक्टर SR सेन आयोग का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो कौन सा मंत्रालय वो होता है? वित्त मंत्रालय जो होता है राजकोषीय नीति तैयार करता है। भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को तैयार करता है। राजकोषीय नीति वह नीति होती है जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय और आगम के कार्यक्रमों का उपयोग राष्ट्रीय स्तर उत्पादन और रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभाव को रोकने में करती है। अगला, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया है 7वें वेतन आयोग के रूप में? तो वे थे AK माथुर। कौन है? अशोक कुमार माथुर। कौन है? अशोक कुमार माथुर है 7वें वेतन आयोग के रूप में। तो सर्वोच्च न्यायालय में पूर्व
सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को 4 फरवरी 2014 को 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन मानों में संशोधन करने के लिए हर 10 साल में किया जाता है और इसमें अक्सर कुछ संशोधन करके राज्यों द्वारा अपनाया जाता है। छठा वेतन आयोग जो था 1 जनवरी 2006 में हुआ था। फिर पाँचवा जो था 1996 में हुआ था, 1 जनवरी 1996 में। चौथा 1 जनवरी 1986 में। अब पहला वेतन आयोग जो था वो 1946 में श्रीनिवास वरादाचियरेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अगला जो है भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? प्रथम पुरुष सदस्य जो है वह है आलोक रावत बने भारतीय महिला आयोग के प्रथम पुरुष सदस्य। तो पूर्व जल संसाधन सचिव 1977 बैच के सिक्किम कैडर के IAS अधिकारी आलोक रावत को राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत 19 जनवरी 1992 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त शासी और वैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? वो थे काका कालेलकर थे। अब तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। एक 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था तथा द्वितीय जो था आपका पिछड़ा वर्ग आयोग 20 सितंबर 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जिसे BP मंडल की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। नोट जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेडक्लिफ आयोग नियुक्त किसे किया गया? किसे नियुक्त किया गया था? किसे होते किसके? तो था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए किया गया था। रेडक्लिफ आयोग की नियुक्ति किसके लिए किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए। इसके बारे में देख लेते हैं। तो रेडक्लिफ रेखा जो 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया जो 18 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थी। अगला है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष में किया गया। किस वर्ष किया गया? तो था 1993 में किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 1993 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं। अगला जो है इसमें टॉपिक है वह है राज्य व्यवस्था विविध। इसके बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है। कौन नहीं है? वह मराठा नहीं है जो द्रविड़ मूल भाषा में नहीं शामिल है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो द्रविड़ भाषा के 4 भाषाएं आती हैं जिसमें तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है। मराठी भाषा आर्य भाषा परिवार की सदस्य है। इसका विकास संस्कृत के अपभ्रंश से हुआ है। इसे बोलने वाले को कुल संख्या 9 करोड़ है जो 900 ईस्वी से प्रचलन में है। यह भी हिंदी के समान संस्कृत पर आधारित भाषा है जो महाराष्ट्र और गोवा के राजभाषा है। अगला है गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? तो सितंबर 1984 को। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 में हुआ। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का लक्ष्य गांधी के जीवन लक्ष्य और विचार का प्रचार करना है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों को पैसा वसूलने के लिए वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? वो मिली थी मई 2016 में। अगला दिवालियापन संहिता 2016 व्यावसायिक फर्मों को दिवाला संविधान से संबंधित विभिन्न कानूनों को समाहित करता है। यह दिवालियापन की समस्या के समाधान के लिए सभी वर्गों के देनदारों और लेनदारों के एक समान मंच प्रदान करने के लिए मौजूदा विधायी ढांचे के प्रावधानों को मजबूत करता है। इस संहिता पे राष्ट्रपति ने 28 मई 2016 को हस्ताक्षर किया। अगला निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों में था? किसका संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों में था? तो यह है
इसका आंसर है सरकरिया आयोग। क्या है? सरकरिया आयोग। इसके बारे में देख लेते हैं हम। तो सरकरिया आयोग का गठन जून 1983 में भारत सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में स्थापित संबंधित शक्ति संतुलन पर संतुष्टि देने के लिए किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अधिकारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकरिया थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1988 में सरकार को सौंपी, जिसमें केंद्र राज्य संबंधों को लेकर बिंदुवार 247 सिफारिशें की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? कौन सा कर होता है? वित्त कर और स्टाफ शुल्क। वित्त कर स्टाफ शुल्क जो होता है केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। इसमें देख लेते हैं। तो संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों संबंधी प्रावधान है। केंद्र सूची के विषयों पर कर निर्धारण का अधिकार केंद्र सरकार को तथा राज्य सूची के विषयों पे राज्य सरकार को तथा समवर्ती सूची के विषयों पे दोनों कर निर्धारण करते हैं। इसके अनुसार संपदा शुल्क, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, जबकि वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? तो कौन 2 भाषाएं जो अलग हैं वो है राजस्थानी और अंग्रेजी। कौन कौन? राजस्थानी और अंग्रेजी। भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त साहित्य अकादमी ने राजस्थानी और अंग्रेजी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है जिसमें अकादमी का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? क्या नहीं अनुमति है? तो वह है सांसद बनने की अनुमति नहीं है लोक सेवक को। इसके बारे में देख लेते हैं। तो लोक सेवक का समान अर्थ होता है कोई सरकारी अधिकारी, ऐसा अधिकारी जिसे किसी सरकारी कामकाज के लिए नियुक्त किया गया है। लोक सेवक को सांसद बनने की अनुमति नहीं है, जबकि वह किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति, मंत्रिमंडल सचिव और केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव बन सकता है। अगला जो है, हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इस हिमाचल प्रदेश का जो संस्थापक है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार है। कौन है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। इनके बारे में देख लेते हैं। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार भारत के राजनेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वह हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को लाने और विकास की आधारशिला रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसलिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम जो है यह प्रभावित हुआ था अक्टूबर 2005 से। सूचना का अधिकार, जिसे राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं। आरटीआई का अर्थ है कि कोई भी भारतीय नागरिक राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों और विभागों से किसी भी जानकारी जिसे सार्वजनिक सूचक माना जाता है को प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। इसी के मद्देनजर भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को पारित किया, जिसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? किस वर्ष? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। भारत का व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया था? 1926 में। भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 में पारित किया गया था। यह नियम सिविल या आपराधिक कार्य के विरुद्ध कई मामलों में पंजीकृत श्रमिक संघों को संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम के बाहर नहीं रखा गया है? तो कौन सा हुआ है? भारतीय प्रतिस्पर्धा ब्यूरो। भारत के रक्षा विभाग से संबंधित कार्यालयों को आरटीआई अधिनियम से बाहर रखा गया है। अतः एविएशन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो को आरटीआई एक्ट के तहत शामिल नहीं किया गया है। अगला, लीचिंग या भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीकों से पीट कर मार डालना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कौन राज्य है? इस देख लेते हैं। यह है मणिपुर। कौन सा राज्य हो जाएगा? मणिपुर। मॉब लिंचिंग भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीकों से पीट कर मार डालना के मामले पर नियंत्रण लगाने हेतु कानून
पारित करने वाला प्रथम राज्य जो है वो है मणिपुर। इससे पूर्व 2018 में ही लीचिंग के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके पश्चात राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में भी इस पे कानून पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित हुआ था? आनंदपुर साहिब जो प्रस्ताव है वो 1973 में पारित हुआ था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में आनंदपुर साहिब में पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में पंजाब को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्वीकारने तथा केंद्र को विदेश मामले, मुद्रा, रक्षा एवं संचार सहित केवल 5 दायित्व अपने पास रखे, बाकी के अधिकार राज्य को देने संबंधी बात की गई। इस प्रस्ताव को खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। इस प्रस्ताव को खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। अगला जो है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला राज्य कौन सा था? कौन सा था? वो है गुजरात। कौन सा राज्य पहला है? पहला राज्य गुजरात है। गुजरात भारत का पहला राज्य है। झारखंड दूसरा तथा उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य जिसने समान वर्ग के लोगों के लिए 10% आर्थिक आरक्षण लागू किया। राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार द्वारा और समान वर्ग को आरक्षण दिए जाने के फैसले के बाद इसे अपने राज्य में लागू किया। इस समान वर्ग को EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की श्रेणी में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? तो कौन सा है? वो है विजय घाट है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है। विजय का अर्थ जीत है और इसके स्मारक का नाम उन्हीं जीत के नाम पर रखा गया जिसे 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का नेतृत्व किया था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई थी। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। शांति घाट पर जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, कौन सा है? तो वह है कोठारी आयोग। कौन सा आयोग है? वो है कोठारी आयोग। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यों के साथ किया गया था, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के नाम से भी जाना जाता है। राजा मन्नार समिति 1969 से 71, सरकारिया आयोग जो है 1983 से 1987 तक, पंछी आयोग जो है 2007 से 2010 तक केंद्र राज्य संबंधों में सुधार से संबंधित है। अगला जो है, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वह है संघवाद। क्या कहलाता है? संघवाद। संघवाद राज्य सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति और विभाजन केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। अथवा संघवाद सरकार वह प्रणाली है जिसमें अलग अलग स्तर, केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर कार्य करती है और अलग अलग स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इस तरह सरकार की संघीय प्रणाली में शक्ति को केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है इसमें दोस्तों अगला इसमें को पहली बार किस भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पे ध्वज फहराया था? तो कब? 15 अगस्त 1974 को पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, 15 अगस्त 1974 को। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो 15 अगस्त 1974 ईस्वी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने स्वतंत्रता दिवस पर एक मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था तथा इसके बाद जुलाई 1974 को केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि गणतंत्र दिवस पर राज्यों के राज्यपाल एवं स्वतंत्रता दिवस पर राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। अगला है इसमें, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विशालांध्र आंदोलन। क्या कहलाता है? तो विशालांध्र आंदोलन कहा जाता है। विशालांध्र
आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भारत में सभी तेलुगु भाषियों के लिए एक संयुक्त राज्य ग्रेटर आंध्र के लिए आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आंध्र प्रदेश महासभा के बैनर तले किया, जिसमें सभी तेलुगु भाषी क्षेत्रों को एक राज्य में मिलाने की मांग की गई थी। आंदोलन सफल रहा और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश के साथ हैदराबाद तेलंगाना के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अगला है, निम्नलिखित में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है? तो किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है? वह है गया लाल के लिए। गया लाल के लिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1 नवंबर 1966 में पंजाब से अलग हुए हरियाणा के पहले विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए कांग्रेस के विधायक गया लाल के लिए उपयुक्त शब्दावली आया राम गया राम तत्कालीन विधायक वीरेंद्र राव द्वारा प्रयोग की गई थी। 9 घंटे के भीतर ही विधायक गयालाल ने 2 बार पक्ष बदले, कांग्रेस के अंदर और बाहर, और एक पखवाड़े में ही संयुक्त मोर्चे में चले गए। तत्कालीन गृह मंत्री YV चौहान ने बाद में संसद में इस मुहावरे का प्रयोग राजनीतिक दलबंधुओं को निरूपित करने के लिए किया। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो कौन थी? वह थी मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू भारत की 2 प्रसिद्ध महिला वकील हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया। ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि देश में 2 बालिग लोगों के बीच समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने IPC की धारा 377 के उस हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जिससे कहा गया था कि समलैंगिकता अपराध है। अगला क्वेश्चन है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा के बहस से किसने कहा मेरा मानना कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? किसने कहा था? तो कहे थे गोविंद वल्लभ पंत ने। किसने? गोविंद वल्लभ पंत ने। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बैठक में एक बहस में गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होंगे तथा अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे तो वे कभी भी अपने बहुसंख्यकों में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। इस तरह अलग अल्पसंख्यक पृथक निर्वाचन क्षेत्रों से जीत कर आते रहे तो ये राष्ट्र के विकास में कभी प्रभावी योगदान नहीं दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों के प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। तो कौन सी है वह? तो वह है लोकपाल। कौन सा है? लोकपाल। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकता है। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है। इस संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष के आयु तक है। अगला, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सरकार का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? वह है विकास प्राधिकरण। स्थानीय स्वराज शासन को भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शामिल किया गया था। स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका एवं जिला पंचायत आदि को रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो कौन करता है? वह है वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। भारत का वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट के पहले हर वर्ष संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। यह भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के वाणिज्य प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा करता है। अगला है, चैत माह को पहला महीना मानते हुए शक संपत्ति पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर
को वर्ष से अपनाया गया। किस वर्ष से? तो था 1957 से। किससे? 1957 से। 1957 से भारत सरकार ने शक संवत को देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसलिए राजपत्र यानी गजट में, आकाशवाणी और सरकारी कैलेंडरों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसका भी प्रयोग किया जाता है। शक संवत को शालिवाहन संवत भी कहते हैं। इसका आधार सौर गणना से इसके प्रथम माह चैत्र में 30 दिन और अंग्रेजी लीप ईयर में 31 दिन हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह संवत कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। अगला, इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला है? तो ये किसने है? तो ये है के कृष्णा मेनन है। कौन है? बी के कृष्णा मेनन। अगला देखते हैं इसमें। तो बी के कृष्णा मेनन जो है 1957 से 62 भारत के रक्षा मंत्री थे, जबकि टी कृष्णामाचारी 1957 से 58, यशवंत सिन्हा 1990 से 91 तथा अरुण जेटली 2014 से 2019 तक भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड को 1860 में अधिनियमित हुआ का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? ये किए थे लॉर्ड मैकाले ने। इनके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड का निर्माण 1860 ईस्वी में किया गया था। मसौदा प्रारूप को तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया है। भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्याय, 511 धारा तथा 77 से ज़्यादा बार संशोधन किए जा चुके हैं। भारत में संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? तो कब पेश किया गया था? तो 1968 में। कब? 1968 में। भारत में वर्ष 1963 में पहली बार लोकपाल के स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिश पर 9 मई 1968 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लोकपाल विधेयक संसद में पेश हुआ था। उस वक्त लोकपाल विधेयक के दायरे में प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया था। यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, परंतु राज्यसभा में पारित न हो सका। वर्तमान में लोकपाल अधिनियम 2013 प्रभावी है। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। यह कथन किसका है? तो किसका है? यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इसके बाद में देख लेते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार उपबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा और आत्मा की संज्ञा दी है। अगला है, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? तो कौन सी नहीं? इसमें है मुद्रास्फीति जो है सामाजिक बुराई नहीं है। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए भारतीय समाज में फैली अनेक बुराइयां जैसे अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवाओं की दुर्दशा, लड़कियों की शिक्षा की मनाही इत्यादि समस्याओं से मुक्त होना पड़ेगा। इन सबका गांधी जी पर पूर्ण जोर से विरोध करते थे। उनका कहना था कि इन बुराइयों से हिंदू समाज को जर्जर बना दिया था। अगला, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? कौन सा वह है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। सरकार मुख्य रूप से 3 अंग है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून और जनजाति बनाने, बदलने और हटाने का काम करती है। न्यायपालिका मूल काम और हमारे संविधान में लिखित कानूनों का पालन करवाना तथा कानून को न मानने वालों को दंडित करना है। अगला है, एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो एकात्मक राज्यों में कौन करती है? तो वो करती है टोटल केंद्र सरकार। तो एकात्मक राज्य ऐसे राज्यों को कहते हैं जो इस एक में शक्ति के रूप में शासित हो, जिसे केंद्रीय सरकार अंततः सर्वोच्च मानी जाती है तथा उस राज्य के प्रशासनिक विभागों को प्राप्त करने वाले एक अधिकार केंद्रीय सरकार पर निर्भर हो। विश्व के अधिकांश देश एकात्मक शासन ही है। अगला जो है, इसमें भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी है? किस राज्य में बनी है? वो है केरल में। कम्युनिस्ट सरकार सबसे पहले केरल राज्य में बनी है। केरल में 5 अप्रैल 1957 में एम.एस. नंबूदरीपाद के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा की सरकार बनी थी, जो कि विश्व की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी।
अगला है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता से को प्रतिबंधित कर दिया? तो 1904 में पारित किया गया था। इसके बारे में देख लीजिए। तो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम मूलतः ब्रिटिश औपनिवेशिक युग का है। इसका मूल संस्करण भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1889 था। यह अधिनियम ब्रिटिश राज की नीतियों का विरोध कर रहे कई भाषाओं के समाचार पत्रों की आवाज़ दबाने के उद्देश्य से लाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में इनके संशोधन के आधिकारिक गोपनीयता 1904 के रूप में इसको और अधिक कठोर बना दिया गया, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। वर्ष 1923 में इसका एक नया संस्करण अधिसूचित किया गया, जिसके द्वारा भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 का अधिनियम संख्या 19 को देश के शासन में गोपनीयता और विश्वसनीयता के सभी मामलों तक विस्तारित किया गया। अगला है इसमें भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा मौलिक अधिकार जो होते हैं और न्यायसंगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निषेधक तत्व जो होते हैं वो गैर न्यायसंगत होते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय दंड की भाग 3 में अनुच्छेद 15 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार न्यायसंगत होते हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निषेधक तत्व यानी DPSP शामिल है। नीति निषेधक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। DPSP का मूल उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराना है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए न्यायालय का रुख किया जा सकता है, अर्थात ये न्यायसंगत है, जबकि नीति सिद्धांतों के लिए न्यायालय का रुख नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह गैर न्यायसंगत है। अगला है इसमें भारत सरकार के लेखे 3 विभागों में तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वह है सहकारी निधि। कौन सा नहीं है? सहकारी निधि। भारत सरकार की निधि 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। पहला जो है समेकित या संचित निधि। अनुच्छेद 266 के अनुसार सरकार को मिलने वाली सभी राजस्व सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली को इसमें जमा किया जाता है। आकस्मिक निधि जो होता है अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद द्वारा पारित कानूनों और समय समय पर धन जमा किया जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। अगला जो लोक लेखा, यह अनुच्छेद 267(2) के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशि लोक लेखों में जमा होती है। अगला क्वेश्चन इसमें किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने से सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो किस समिति का? तो होता है वार्ड समिति। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा वार्ड समिति का गठन किया जाता है। कौन सी समिति? वार्ड समिति की गठन किया जाता है। सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? तो किस प्रयोजन हेतु की गई थी? ये था राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए किया गया था। 3 सदस्यीय सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध और शक्ति की संतुलन की जांच करने और परिवर्तन पर अपनी संस्तुति देने के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकरिया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट वर्ष 1987 में पेश की और इसका सार आधिकारिक तौर पर 1988 में जारी किया गया था। भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो ये मिली थी मई 2005 से जून 2005। 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने पारित किया था, जिसे 15 मई 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून लागू किया गया। भारत में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष? तो वो था 1985 में। कब? 1985 में। वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें दल विरोधी कानून शामिल है के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ी गई। इस
कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना तथा 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफ़ी प्रचलित थी। आगे देखते हैं दोस्तों, नोट 1960-70 के दशक में आया राम गया राम की राजनीतिक देश में काफ़ी प्रचलित हो गई थी। दरअसल अक्टूबर 1967 में हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने एक दिन में 3 बार दल बदलकर इस मुद्दे को राजनीति के मुख्य धारा में ला खड़ा कर दिया। अगला है, भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है राज्य और केंद्र के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। संघवाद सरकार का वह रूप जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के लोकायुक्त का क्या अर्थ है? तो लोकायुक्त का क्या अर्थ है ये बताना आपको। तो यह है लोक सेवाओं या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति के भ्रष्टाचारी संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राज्यों के भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकरण जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा जनता के हितों के लिए की जाती है लोकायुक्त कहलाता है। लोकायुक्त कार्यकाल की स्थापना लोकपाल एवं लोकाधिकार अधिनियम 2013 के तहत की गई है। अगला है, इसमें भारत सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो अर्ध संघीय रूप का प्रावधान जो है वो कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कनाडा से लिया गया। अर्ध संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों का बंटवारा समान नहीं होता है। भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था वाला देश कहा जाता है क्योंकि राज्य की तुलना में केंद्रीय मशीनरी ज़्यादा ताकतवर होती हैं। अगला है, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो कौन सा राज्य है? वह है केरल। कौन सा राज्य? केरल हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत का केरल राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। हाल ही में गुजरात ने राज्य में रहने वाले यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। इसके साथ ही गुजरात भारत का तीसरा राज्य बन गया जिसने यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। इसके पूर्व पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र यहूदियों को धार्मिक सम्मेलन का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की कौन सी धारा कार्यालय मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों को एकत्र होने के निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है? तो कौन सा है? तो वह है धारा 144। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 144 के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाने की शक्ति को पारित करने का अधिकार है। कौन सा भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो कौन से थे? ये थे अमरिंदर सिंह। तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पिता यादविंद्र सिंह पटियाला के महाराजा थे। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी थे। अगला है, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? किसके द्वारा? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर भारत का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 18 जुलाई 1947 को मंजूरी मिली। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। आगे देखते हैं, IPC का विस्तार क्या है? तो IPC का विस्तार जो है इंडियन पैनल कोड है। क्या है? इंडियन पैनल कोड है। अगला, भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर सरकार के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा एवं दंड का प्रावधान करती है किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, धारा 66A हाल ही में मीडिया के विवाद में था। यह धारा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को अस्तित्व में आया। यह 13 अध्याय में विभक्त है जिसमें 94 धाराएं हैं। अक्टूबर 2008 को इस कानून को एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया। इसे 5 फरवरी 2009 को फिर से संशोधित किया गया जिसके अंतर्गत
धारा 66A का प्रावधान है। यह धारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आपत्ति जनित कंटेंट पोस्ट करने के संबंध में इसके तहत दोषियों को 3 साल की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय ने धारा 66A को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। अगला जो है आपका, किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया? किसने किया? वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में 3 तलाक को लेकर प्रस्तावित विधेयक को ड्राफ्ट पर सहमति व्यक्त किया। इसमें है अगला, शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है? तो किस मंत्रालय का कार्य है? यह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कार्य है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो शिक्षा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2020 की राष्ट्रीय नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। शिक्षा मंत्री को 1985 में निर्मित किया गया था। अगला, ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? किससे संबंधित है? वह है तलाक से संबंधित है। ट्रिपल तलाक या 3 तलाक इस्लाम धर्म में दिया जाने वाला तलाक है। इसे तलाक ए बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है। 3 तलाक के अंतर्गत पुरुष एक बार में 3 बार तलाक बोलकर या फिर पत्र या SMS द्वारा या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 3 तलाक भेजकर अपनी पत्नी को तलाक ले सकता है, जो कि एक तरीका है। अगला है क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 में किस शासन में तैयार किया गया था? किसके शासन में तैयार किया गया था? ये मैकाले था। कौन था? तो लॉर्ड मैकाले था। इसमें देख लेते हैं आगे। तो थॉमस वेम्बिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में गठित लॉ कमीशन ने 1860 के IPC तथा 1861 में CRPC को तैयार किया। मैकाले द्वारा 1837 में तैयार किए गए ड्राफ्ट कानून को आगे चलकर लागू किया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 के काल में IPC को लागू किया गया। अगला जो है, IPC का पूरा नाम क्या है? तो IPC का पूरा नाम जो है वो होता है भारतीय पैनल कोड, या इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पैनल कोड। इसमें देखिए IPC का पूरा नाम भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय या फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? तो कौन सा वो देश है? तो वह देश आपका चीन है। चीन में संघीय या फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है, वरन यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था स्थापित है। विश्व के अधिकांश देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है, उदाहरण यूनाइटेड किंगडम, चीन, जापान, फ्रांस आदि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया? किसके द्वारा? तो जैन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 23 जनवरी 1993 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पे 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी को अधिसूचित किया गया था। 30 जनवरी 2014 ईस्वी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2 के अनुच्छेद ग के अंतर्गत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया। अगला क्वेश्चन है, गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन यानी प्रसारदाता कौन है? तो कौन है? वह है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित कस्टोडियन है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक या प्रसारदाता हैं। यह भारत सरकार का एक अधिकृत कानूनी दस्तावेज है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में कहते थे, क्या कहते थे उसको? तो वह था इरविन स्टेडियम। क्या था? इरविन स्टेडियम। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस समारोह इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, में बनाया गया था, जहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इसके पश्चात वर्ष 1954 तक गणतंत्र दिवस समारोह कभी इरविन स्टेडियम या किंग्से राजपथ, लाल किला, रामलीला मैदान में मनाया जाता था। राजपथ पर इस परंपरा की शुरुआत 1955 में हुई। अगला, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो कौन है वो? वह रेलवे सुरक्षा बल।
इसके बारे में देख लेते हैं। तो रेलवे सुरक्षा बल जैसे आरपीएफ देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। यह राज्य द्वारा प्रशासित होता है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, जबकि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो आईटीबीपी है, एक केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। दिसंबर 2019 में रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? कितने रजवाड़े थे? टोटल 565 रजवाड़े थे। स्वतंत्रता के समय भारत में करीब 565 देशी रियासतें थीं। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के गृह मंत्री भी थे। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी, जबकि जूनागढ़ को सैन्य कार्रवाई द्वारा, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा तथा जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में शामिल किया गया। अगला है, भारत स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? वो थी हैदराबाद की। में आगे है, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में सबसे बड़ी रियासतें हैदराबाद थी। 1724 ईस्वी में चिलखलीज खान ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसे प्राय निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के बाद हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन? पोलो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? किसने किया था? ये थे आर के खड़मुखम चेट्टी। कौन थे? आर के खड़मुखम चेट्टी। 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के खड़मुखम चेट्टी ने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया। भारतीय गणराज्य की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। अगला है, भारत की अधिराज की अवधि क्या दर्शाती है? तो अधिराज की जो अवधि होती है दिखाती है कि स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस की जो भी समय है वो है आपका भारतीय अधिराज की अवधि। इसके बाद हम देख लेते हैं। तो भारत के अधिराज की अवधि स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक दर्शाती है। भारत में अधिराज की अवधि 15 अगस्त से 26 जनवरी तक होती है। अगला, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल 75 ज़िले हैं। कितने? 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश भारत सरकार का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, जिसमें देश की कुल आबादी का 16.4% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल के देश से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य तथा उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश को प्रशासन की सुविधा के लिए 18 मंडलों, 75 जिलों, 349 तहसीलों, 822 विकास खंडों या ब्लॉकों तथा 17 नगर निगमों तथा 198 नगर पालिका परिषदों, 457 नगर पंचायतों तथा 1,06,774 गाँवों जैसे इकाइयों में बांटा गया है। अगला है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे। कौन थे? तो ये थे पिंडमारी वेंकट सुब्बाराव। पिंडमारी वेंकट सुब्बाराव। भारत के राष्ट्रीय शपथ भारत गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ है। प्रतिज्ञा की असल रूप में सन 1962 में लेखक पिंडीमारी वेंकट सुब्बाराव द्वारा तेलुगु भाषा में रचा गया था। इसका पहला सार्वजनिक पठन 1963 में विशाखापट्टनम के एक विद्यालय में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वह है असम राज्य है। जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य जो है असम है। असम विधानसभा 12 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल को मंजूरी प्रदान की। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया है। जीएसटी 122वां संविधान संशोधन विधेयक और पारित होने के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में काम किए थे? तो गृह मंत्री के रूप में जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देख लेते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया तथा आज़ादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। गृह मंत्री बनने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न रियासतों के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसके कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता है।
अगला 26 जनवरी 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे को फहराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें बताना वो कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें हो जाएगा झंडे को जानबूझकर जमीन पर गिराने की अनुमति नहीं दी जाती है, ये जानबूझ के जमीन पे। इसके बाद इसका अगला है झंडे तिरंगे का इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। और ये भी सही है, ये वाला भी। तिरंगे का प्रयोग तोरण झालर और ध्वज पट झंडे की तरह नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि गैर सरकारी नागरिकों को अपने पर्सन में ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्ष 2002 से पहले आम नागरिकों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की छूट दी गई थी, लेकिन 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया। इसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया? तो किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा। कम्युनिस्ट या माओवादी दल मुख्य रूप से चीन में कार्य करता है, जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। अगला राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब की गई? तो 1952 में 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। यह परिषद न तो संवैधानिक निकाय है और न ही संविधिक निकाय। यह एक सलाहकारी संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार के नीति आयोग 1 जनवरी 2015 के बीच सेतु की तरह कार्य करता है तथा इन योजनाओं को मंजूरी प्रदान करना है। प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम में लागू किया गया। तो कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद इसमें टोटल 668 क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। इसके बाद आपका जो भूगोल वाला टॉपिक है, इसको मैं अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ाऊँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।